नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज अड्डा में। और आज बातचीत करेंगे देश की अर्थव्यवस्था की, उसकी तंदुरुस्ती की। और जो आंकड़ा हमारे सामने आया है जीडीपी का, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का, और वो बहुत ही ज़बरदस्त है, अनुमान से बेहतर। पिछली तिमाही में नंबर काफ़ी खराब आया था और वो अनुमान की जैसा ही था, लेकिन इस तिमाही में यानी वित्त वर्ष जो चालू है उसकी दूसरी तिमाही में -7.5% जीडीपी ग्रोथ दर्ज की गई है, जो बाजार उम्मीद से काफ़ी बेहतर है। क्योंकि बाजार को ये उम्मीद थी कि ये आंकड़ा शायद 8.9 -8.9 के आसपास आना चाहिए, लेकिन दरअसल ये आंकड़ा आया है -7.5, जो काफ़ी बेहतर कहा जाएगा। और जीवीए तो 7% है, लेकिन दोनों एक ही चीज़ होते हैं, जीडीपी पे ही फोकस करते हैं। ये अगर इसके इंटरनल्स में आप जाएंगे तो वहाँ पे भी काफ़ी ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिली। कंस्ट्रक्शन में 8.6 नेगेटिव आई है, जबकि 14% का अनुमान था। ट्रेड एंड ग्रोथ, ट्रेवल्स की ग्रोथ देखेंगे तो वहाँ पे भी ज़बरदस्त सुधार देखने को मिल रहा है। हर सेक्टर में ज़बरदस्त रिकवरी मिली है। ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो सरकार के प्रयास किए गए, जो इकॉनमी को रीओपन किया गया, उसका नतीजा सामने दिख रहा है। और बहुत ज़बरदस्त आंकड़े हमारे सामने निकल के आए हैं। बाजार को एक तरीके से सरप्राइज़ किया है। मुझे ध्यान है कि रिजर्व बैंक की एक पत्रिका के अंदर आर्टिकल लिखा गया था जिसमें इवन रिजर्व बैंक को ऐसा लगता था कि 9% के आसपास नेगेटिव ग्रोथ रहनी चाहिए, लेकिन आंकड़े आपके सामने हैं। उन आंकड़ों को पीछे छोड़ते हुए -7.5 जीडीपी का आंकड़ा आया है, जो बहुत पॉजिटिव माना जाएगा। हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए जो मेहमान हैं उनसे आपका परिचय करा दें। प्रकाश दीवान जी हैं, मार्केट एक्सपर्ट हैं। सैयद जफर इस्लाम होंगे, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, साथ ही बैंकर भी हैं वो। अभय दुबे होंगे, कांग्रेस के प्रवक्ता और आर्थिक विषयों के जानकार। नीरज भगत जी हैं, फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं। और सौगत भट्टाचार्य जो एक्सिस बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। प्रकाश जी, सबसे पहले तो आपके पास ही आता हूँ। मार्केट का प्रियम्पशन था क्या ये? बाजार पिछले 2 दिनों से जिस तरीके से जश्न मना रहा था, शायद उसको ये अंदाजा लग रहा था कि आंकड़े बहुत अच्छे आने वाले हैं। एब्सोल्युटली। देखिए नीरज जी, जो हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स थे, जो कुछ समय से डेटा, जो मंथली बेसिस पे हमारे पास जो डेटा मिलना शुरू हो जाता था, उस चाहे वो जीएसटी कलेक्शन हो, फ्रेट के हो, कच्चे तेल, ये अपने रिटेल तेल के जो दाम है वो सारी चीजों का एक इंडिकेशन जो था, एक एहसास इस टाइप का मिल रहा था कि कहीं ना कहीं एक रिकवरी का आपको जो आभास है वो आंकड़ों में दिख रहा है। और वो उस लिहाज से अगर आप देखें तो ये जो नंबर्स आए हैं वो उसको कॉर्रोबोरेट करते हैं, वैलिडेट करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत मार्केट को सरप्राइज होगा। बट हाँ, एक रिलीफ होगा कि हाँ, जैसी उम्मीद थी उससे अच्छे ही शायद नंबर्स आए हैं। तो मार्केट ने उस प्रक्रिया को अपने आंकड़ों में दिखा दिया। खास करके जो इकोनॉमी फेसिंग सेक्टर्स हैं उसमें जिस तरह की बढ़त पिछले कुछ दिनों में हासिल हुई है, उससे साफ ही अंदेशा हो रहा था। मैं ये मान के चलूं कि जो हम लोगों की तेजी है मार्केट की, वो खालिश नहीं थी कि वो किसी बहुत दूर की डिस्काउंटिंग पे चल रही थी। नियर टर्म डिस्काउंटिंग भी करके चल रहे हैं, क्योंकि जिस रफ्तार से आंकड़ा सुधर रहा है तो ये थर्ड क्वार्टर के लिए भी प्रियम्पशन है। नहीं, एब्सोल्युटली, मार्केट इज अ लीडिंग इंडिकेटर। और जो ये जीडीपी के जब आंकड़े आते हैं तो एक मोहर लग जाती है मार्केट के उसको मूड को और गणित को कि भाई हम जो सोच रहे हैं वैसे ही चलेगा। और ये एक ट्रेंड वाली बात रहती है। कोई एक आध हम समझ सकते हैं कि जैसे लॉकडाउन खुलने के बाद जो अप्रैल में जून क्वार्टर के बाद वाला जो क्वार्टर है उसमें आपने एक रिकवरी देखी, तो वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बहुत अच्छी लग रही थी। पर यहां हम वाईओवाई बेसिस पे भी इंप्रूवमेंट देख रहे हैं काफी कुछ सेक्टर्स में। और जो नीरज जी, खास चीज ये होती है कि कुछ ट्रेंड सेटिंग सेक्टर्स जो होते हैं, जहां पे कंजम्पशन का दौर लंबा चल सकता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर लंबा चल सकता है, उनको देख के अगर मार्केट देखे तो आई थिंक मार्केट बिल्कुल सही उससे एक्सपेक्ट कर रहा है। और लोगों को उम्मीद नहीं थी, इसलिए थोड़ा सा हमको आश्चर्यजनक लग रहा है। पर मार्केट एक इंटेलिजेंट एनिमल है, जिसको कहते हैं हम लोग, एक सब चीज का समावेश उसमें सभी परिबलों का है। और उस लिहाज से जो आंकड़े दिख रहे थे, जो नंबर्स आ रहे थे, आए हैं, उसको पहले से उन्होंने बहुत बेखूबी से सेक्टर वाइज, या चाहे वो गैस का सेक्टर हो, कमर्शियल व्हीकल्स हो, इलेक्ट्रिसिटी वाला हो, आप देखिए हर क्षेत्र में जो अच्छी कंपनीज हैं उनके नंबर्स में, उनके प्राइस एक्शन, वॉल्यूम एक्शन में ये चीज झलकनी शुरू हो जाती है। जी, जफर इस्लाम भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के साथ साथ बैंकर हैं और आर्थिक विषयों पे बहुत चर्चा हम लोग इनके साथ करते हैं। जफर भाई, बड़ी बधाई हो आपको। बोले आप लोगों के जो प्रयास हैं वो सफल होते हुए दिख रहे हैं, और जितना बाजार
बड़ा निराशा के भाव में था कि जीडीपी पता नहीं कितनी तेजी से सुधरेगी नहीं सुधरेगी। आरबीआई तक के लोगों ने एक आर्टिकल लिख दिया था जिसमें 9% तक नेगेटिव माना गया था, लेकिन उन सबको बीट करते हुए -7.5% बहुत ही उत्साहवर्धक आंकड़ा है ये। देखिए नीरज जी, आपने सही कहा। हमने जब स्ट्रीट का एक्सपेक्टेशन हो और उसको बीट करते हैं तो किसी भी जब भी कोई नंबर आने का हो तो स्ट्रीट का एक्सपेक्टेशन हो तो उसके बहुत सारे लोग जो है अपने अपने नंबर्स बताते हैं और उसका एक एवरेज लेते हैं। हमने एवरेज को भी बीट कर दिया है। जो सबसे कम जो कह रहे थे लोग उसको भी बीट किया है। लोग कह रहे थे कि अगर -8% से ऊपर ही आएगा, -9, -8.6, -8.5, 10% तक के बारे में बोल रहे थे, 10.5 तक बोल रहे थे। कई रिपोर्ट मैंने देखी और ये ऐसा नहीं, सरकारी रिपोर्ट भी जो है वो भी जो सरकारी कंपनियां हैं जैसे एसबीआई की रिपोर्ट भी देखे तो उसने भी कितना कुछ 9, 9.5, 9 या 10 बोला है। तो सारे लोगों के एक्सपेक्टेशन से बेहतर अगर करते हो तो इससे समझ में सिर्फ एक ही बात आती है कि जो फैसले सरकार ने लिए थे, आत्मनिर्भर पैकेज में फैसले जो लिए थे, जो ऐतिहासिक मूव किया उन्होंने उस वक्त का फायदा उठाते हुए जो बहुत सारे जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किए हैं और जो इकोनॉमिक गतिविधियां जो तेजी से बढ़ रही हैं वो सीधे सीधे दिख रही है कि आपको देखिए इस बार का जो अक्टूबर का जो जीएसटी कलेक्शन है वो बहुत अच्छा है। आप अगर अलग पैरामीटर पे देखें, कंजम्पशन, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ गया, फ्यूल कंजम्पशन बढ़ गया, जो भी देखिए कंजम्पशन साइड सब चीज बढ़ते जा रहा है। तो इससे समझ में आ रहा है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी तेजी से बढ़ती जा रही है। ग्रोथ जो है वो जो एक्सपेक्टेशन था कि ईयर एंड पे -8% होगा, माइनस ये होगा, मुझे लगता है कि उससे बेहतर होगा। इसलिए कि थर्ड क्वार्टर बहुत अच्छा क्वार्टर होने वाला है। बहुत सारे जो है इनिशिएटिव लोगों ने लिए है। क्रेडिट ऑफटेक भी काफी अच्छा इस लास्ट 2 महीने में काफी अच्छा क्रेडिट ऑफटेक भी हुआ है। जो नंबर भी देख रहे हैं पूरे, मतलब अगर आप जून से देखें अभी तक तो काफी अच्छा क्रेडिट ऑफटेक हुआ है। सारे नंबर्स बहुत अच्छा समझ में आता है कि बहुत अच्छा पैसों बैंकों से पैसा मिला है तो जाहिर हो इकोनॉमिक एक्टिविटी में शुरू होगा। तो और एग्रीकल्चर में भी अच्छा हुआ है, दिख रहा है कि ग्रोथ है। तो मुझे लगता है कि जो एक्सपेक्टेशन है उससे बेहतर होगा। नौकरियां भी तेजी से वापस आ रही है। वही सीएमआई की रिपोर्ट जो पहले कुछ और बताती आज कुछ और बताती। वैसे मैं उसको पहले भी आपके चैनल पे बोला कि मैं उसको बेस नहीं लेता हूं, इसलिए कि मेरा अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से जो सैंपल सर्वे जो उसका जिसके बेसिस पे करते हैं उसको मैं उस आंकड़े को नहीं मानता हूं। लेकिन फिर भी कम से कम वो उसी आंकड़े के बेसिस पे जो उन्होंने बताया है उससे नौकरियां भी वापस आ रही है। तो मुझे लगता है कि अब यहां से तेजी से और जो अगले साल के लिए जो सारे चाहे रेटिंग एजेंसीज हो, चाहे ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस हो, जो मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस हो, जो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो, सबके जो एक्सपेक्टेशन है वो अगली बार जो ग्रोथ होगा वो 11-10 डबल डिजिट ग्रोथ होगा, 12-13% ग्रोथ होगा और इंडिया जो है फिर से थर्ड क्वार्टर जो है पॉजिटिव डबल डिजिट में आएगी। जी आप ये कह रहे हैं कि थर्ड क्वार्टर की जो मैंने अगले साल के लिए कहा। हाँ नहीं, अगर मैं इस पूरे साल को भी आंकड़े में समाहित करूं जी ठीक है। नहीं, अगर देखिए जिस तरह से नीरज भाई जिस तरह से इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू हुई तो हो सकता है कि ये जो नेगेटिव ग्रोथ जो है वो पॉजिटिव हो जाए, उसमें हमको आशंका कोई नहीं होगी। पॉजिटिव में कितना होगा वो इस वक्त मैं कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन ये बात जरूर है कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस बार पॉजिटिव ग्रोथ होगा, नेगेटिव ग्रोथ नहीं होगा, ऐसी उम्मीद है बिल्कुल। लेकिन अगले साल के लिए जो जिस तरह के ग्रोथ एक्सपेक्टेशन है, जिस तरह से फोरकास्ट किए जा रहे हैं बाय ऑल द इंस्टीट्यूशन, उससे जाहिर है कि इंडिया में जो इंडियन इकोनॉमी जो है सबसे तेजी से बढ़ेगा और जो बहुत सारे पैरामीटर पे पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है। बहुत सारे आंकड़े आप देखिए तो लगेगा कि जो एकदम से नेगेटिव पिक्चर लोग दे रहे थे और जो था भी लॉकडाउन के समय में वो उससे बहुत बाहर निकल चुके हैं हम। जी एक बार आंकड़ा और रख देते हैं अपने दर्शकों के लिए कि जो Q2 की जीडीपी है करंट फाइनेंशियल ईयर की वो -7.5% आई है, जो बाजार की जो तमाम उम्मीद थी उसके एवरेज से भी बेटर नंबर आया है। ये सिग्निफिकेंट है। और इसी तरीके से कुछ दूसरे आंकड़ों पे भी नजर डालना बहुत जरूरी है। एग्रीकल्चर का भी आंकड़ा
बहुत शानदार दिख रहा है। Q2 में 3.4% के आंकड़े को हमने रखा है। हमारा अनुमान था कि थोड़ा और ज़्यादा आना चाहिए था, लेकिन 3.4 भी बेटर है, चाहे इसको आप YOY देखिए चाहे क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखिए। माइनिंग में काफ़ी सुधार तो नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी एक्सपेक्टेशन से बेटर है। -10.1 का एक्सपेक्टेशन था, -9.1 हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग में कमाल हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग में कमाल इसलिए हुआ है कि हमारा एक्सपेक्टेशन था कि -9.6 आना चाहिए, लेकिन वो +0.6 आया है। यानी पूरी नेगेटिविटी जो मैन्युफैक्चरिंग से थी वो यहाँ पे खत्म हुई है। और पावर में बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ आई है। 0.7% के अनुमान के सामने 4.4% का आया है। इसी तरीके से आप कंस्ट्रक्शन में देखेंगे तो वहाँ पे अच्छी रिकवरी है, लेकिन अभी बहुत गुंजाइश है। -14 से 8.6 का आया है। और इसके साथ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये वाला सेगमेंट एक थोड़ा सा दिक्कत वाला है जफर भाई। -9 के एक्सपेक्टेशन सामने -12.2 आया, यानी गवर्नमेंट स्पेंडिंग सर अभी भी कम है। तो ये थोड़ा स्वीकार करना चाहिए आपको। एक राय और लेते हैं, नीरज भगत भी हमारे साथ एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं। नीरज जी, नंबर कैसे लगे आपको और क्या उम्मीद बनती है आगे क्वार्टर्स के लिए? देखिए नीरज जी, अभी जो फर्स्ट क्वार्टर था, क्योंकि ऑलमोस्ट 2 महीने के लिए लॉकडाउन था तो नंबर्स ठीक नहीं थे। अब आप देखिए क्वार्टर 2 में भी ऑलमोस्ट आप देखिए फर्स्ट जो पहला महीना था क्वार्टर 2 का, उसमें भी धीरे धीरे लोग लॉकडाउन से बाहर आ रहे थे क्योंकि डर था लोगों में। अब क्वार्टर 3 में क्योंकि एक तो वैक्सीन आएगी, अब दूसरी बात क्या है कि जब नंबर ऑफ केसेस देखेंगे, अब एक्टिव केसेस हमारे 10 लाख थे, ऑलमोस्ट 4.5 लाख केसेस आ गए हैं। तो एक तो नंबर ऑफ केसेस हमारे इंडिया में कम हो रहे हैं, एक्टिव केसेस कम हो रहे हैं। दूसरा वैक्सीन, जो 3 वैक्सीन जो कैंडिडेट्स हैं उनके ऑलमोस्ट ट्रायल 3 सक्सेसफुल हो गए हैं। तो देखिए अल्टीमेटली अगले महीने से वैक्सीन आएगी, उसके बाद जनवरी फरवरी मार्च में भी वैक्सीन काफ़ी कैंडिडेट्स और आएंगे। तो सेकेंड जो थर्ड और फोर्थ क्वार्टर के नंबर्स होंगे वो काफ़ी अच्छे होंगे। और अभी देखिए अब इंडिया एक ग्रोथ पाथ पे आ गया है बिल्कुल भी। अभी जो 6-8 महीने का जो हमारा लॉकडाउन रहा, वो कोविड की जगह से परेशानी रही, तो जो हमारे बहुत सारे रिफॉर्म्स थे जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होने थे, बहुत सारे रिफॉर्म हुए। हम आत्मनिर्भर का पैकेज लेकर आए, स्टिमुलस पैकेजेस लेकर आए, LTC का गवर्नमेंट ने एक अनाउंसमेंट करी, उसके बाद इंटरेस्ट स्टिमुलस दिया। तो ये जो सारे के सारे इन्होंने फैक्टर्स दिए थे, उसका बेनिफिट उनका जो हमें रुझान है वो भी नजर आया सेकंड क्वार्टर में। और क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4 में इसके रुझान और नजर आएंगे, उसके और फायदे नजर आएंगे। मेरे हिसाब से इंडिया जो है ग्रोथ पाथ पे है और बहुत सारी फॉरेन कंपनीज इंडिया की तरफ देख रही है कि भाई हम यहाँ इन्वेस्ट करें, क्योंकि बहुत एक कंज्यूमर बेस्ड इकोनॉमी है, क्योंकि कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है। क्योंकि आप देखिए बाकी जो वियतनाम हो गया या आपका फिलीपींस हो गया, जहाँ पे ठीक है आपको मैन्युफैक्चरिंग का फायदा मिलता है, आप उसमें वहाँ पे करके एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बट इंटरनल कंजम्पशन नहीं है। बट इंडिया में क्या है कि एक तो आपको चीप लेबर मिलती है, रिसोर्सेज मिलते हैं, एक तो मास कंजम्पशन है प्लस एक्सपोर्ट्स भी है। तो मेरे हिसाब से जो इंडिया है ग्रोथ पाथ पे है, और जो कोविड की वजह से जो नुकसान हुआ है वो बहुत जल्दी रिकवरी करेंगे, और इंडिया का जो है वी कर्व की रिकवरी होगी और बहुत जल्दी इंडिया ग्रोथ पाथ पे होगा। जफर भाई, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बताएं। नहीं, एक और जो सिर्फ ऐड करना चाह रहे हैं, देखिए कुछ डेवलपमेंट ऐसे हैं, जाहिर है वो आगे आने वाले दिनों में दिखेंगे, पब्लिक होगा, लोग जानेंगे उसके बारे में। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि उसके आने से काफ़ी मैन्युफैक्चरिंग स्पेस में काफ़ी उसमें जो एक तरह का पुश मिलेगा, और जो अभी जो -40 से 0.6 हुआ है वो आपको बेहतर आंकड़े मिलेंगे। और जाहिर है अगर वो बेहतर आंकड़े मिलते हैं तो इसका मतलब उसका कंट्रीब्यूशन भी आपको GDP ग्रोथ में दिखेगा, डायरेक्ट दिखेगा। और वो अब कुछ आने वाले कुछ दिनों में ये जाहिर है आपको सभी लोगों को दिखेगा कि भाई जो जिस तरह के FDI नंबर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आने वाले हैं, तो मुझे लगता है कि थर्ड क्वार्टर फोर्थ क्वार्टर में बहुत अच्छे आंकड़े आएंगे। ये नहीं कह रहा हूँ कि पॉजिटिव जरूर हो सकते हैं, लेकिन ये नहीं कह रहा हूँ कि पॉजिटिव डबल डिजिट होंगे या पॉजिटिव 8% होगा, ये मैं नहीं अभी आंकड़े को नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन पॉजिटिव ग्रोथ होगा ऐसा मुझे लगता है। पॉजिटिव ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं, ये पक्की बात है जी। एक्सिस बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट सौगत भट्टाचार्य जी हमारे साथ हैं। सौगत, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नंबर्स तो आपने देख लिए होंगे अब तक, -7.5%, लेकिन 2-3 आंकड़े जो मैं इंटरनल बता दूं, उसके बाद आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। एक तो मैन्युफैक्चरिंग पॉजिटिव हो गया है, 0.6 ही है, लेकिन बहुत तगड़ी रिकवरी है। -9.6 का जो एक्सपेक्टेशन चल रहा था उसके सामने, और -40 से सुधर के यहां तक आया, जो कि एक बहुत सिग्निफिकेंट चीज कह सकते हैं आप। लेकिन दूसरा उसी के साथ मैं जोड़ देता हूं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिफेंस वाला जो खर्चा है होना चाहिए था वो शायद नहीं हुआ, क्योंकि -12.2 अभी भी बना हुआ है। हमारा एक्सपेक्टेशन था कि -9 आना चाहिए था, जो पहले
10.9 था YOY। तो क्या कहेंगे नंबर देख के आप, रिकवरी ऑन ट्रैक है, Q3 इससे भी बेटर होगा? सर रिकवरी ट्रैक पे है। इस बार के नंबर के बाद Q3 हमारा एक्सपेक्ट एक चीज पहले बोल दूं कि हमारा खुद का एक्सिस बैंक का जो फोरकास्ट हम लोग ने अपने कल नोट भेजा था, हमारा फोरकास्ट था -7.4। हाँ, तो उससे मैंने बहुत पास था इसके नंबर। इसके बाद हमारा एक्सपेक्टेशन है कि Q3 में करीब करीब -1 या ऐसा कुछ या फ्लैट जीडीपी रहेगा। उसके बाद Q4 में +2.5। इस तरीके से हम लोग रिकवरी का ट्रैक देख रहे हैं। दूसरी चीज है, आप जो बोले यहाँ पे हमारा जो इंटरनल्स के जो एक्सपेक्टेशंस थे, उसमें हम लोग ने 2 गलतियां की थी। एक है मैन्युफैक्चरिंग में। मैन्युफैक्चरिंग का जो एक्चुअल नंबर आया है +1% करीब, 0.6% करीब, वो हमारे नंबर से काफी तगड़ा है। तो दैट मीन्स कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर has recovered very strongly। वो हम लोग पहले भी देख रहे थे, PMI के नंबर से, जो IIP के नंबर्स जो आ रहे थे, कुछ क्रेडिट के कुछ सेगमेंट जो जा रहे थे, वो देख रहे थे। आपने जो दूसरा नंबर कहा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उसका प्रॉब्लम होता है, वो हम लोग करीब करीब ठीक कॉल किए थे। उसमें खाली गवर्नमेंट का नहीं होता है, बहुत सारा गवर्नमेंट का करीब 50-40% करीब होता है। उसके साथ बहुत सारे पर्सनल सर्विसेज होते हैं। पहले इसमें एक प्रोफेशनल सर्विसेज होता था, इसमें कुछ बहुत सारे जो छोटे छोटे मैन्युफैक्चरिंग सर्विस के जो है इसमें होता है। तो वो अभी भी उनका हाल अभी भी अच्छा नहीं है, मतलब ये चीज। दूसरा है जो हम लोग ने सोचा था कि थोड़ा बहुत रिकवर करेगा, लेकिन नहीं हुआ, वो है वो फाइनेंस, ट्रेड एंड रियल एस्टेट सेगमेंट में। तो वहां पे अभी भी वीकनेस है रियल एस्टेट में। लेकिन ये हमारा अंदाजा है कि होम लोन्स बढ़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो धीरे धीरे ये सेक्टर भी रिकवर करेगा। ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि जो बहुत बड़ा सेक्टर है रियलिटी का, फाइनेंशियल इंश्योरेंस, उसमें हम लोगों का अनुमान था आपके लगभग -1.3 के सामने -8 आया है, जो कि थोड़ा सा निराशाजनक है। लेकिन शायद मैन्युफैक्चरिंग और पावर सेक्टर, इवन कंस्ट्रक्शन की जो ग्रोथ ठीक दिख रही है, वो उसको सबसाइड कर सकती है। प्रकाश दीवान जी, ये जो मैन्युफैक्चरिंग में चमत्कार किया है, रादर मैं तो कहूँगा YOY पॉजिटिव आ गए हैं। जो पिछली बार -0.6 था, अब वो +0.6 आ गया है। तो मतलब पूरा चक्का घुमा के इन्होंने 0 पर आके खड़ा कर दिया है। तो इससे मेरे ख्याल में सबसे बड़ा सेक्टर होता है, सबसे ज़्यादा प्रभाव मैन्युफैक्चरिंग का ही पड़ेगा। तो वो आपके नज़रिए से मार्केट उसको कैसे लेगा? और दूसरा, जो ये रियल एस्टेट वाला इतने प्रयास करने के बावजूद नहीं सुधरा। नहीं नीरज जी, एक चीज क्लियर करना चाहूंगा। जो रियल एस्टेट की सेक्टर में जो इंप्रूवमेंट आपको आंकड़ों में शायद नहीं दिखा है, सितंबर एंड के आंकड़ों में, इसमें एक्चुअली आपको ख्याल हो तो बंबई में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो स्टैंप ड्यूटी रिडक्शन किया, उसके बाद रेडी रेकनर के रेट्स का जो रिवीजन सरकार ने आत्मनिर्भर 3.0 में जो अनाउंस किया है, वो सब चीजों का असर तो अब आएगा। और रियल एस्टेट का हमेशा सेक्टर ऐसा होता है कि जब कमाई लोगों के जेब में आएगी, आमदनी आना शुरू होगी, नौकरियां मिलेंगी, तब रियल एस्टेट चलना शुरू होता है। इंटरेस्ट रेट्स में जो कटौती भी आई है, वो भी पिछले 2 महीने में आई है। तो हमने फेस्टिव सीजन की जो चमक है, वो तो सितंबर के बाद देखी है। तो आई नॉट सरप्राइज कि रियल एस्टेट अभी भी नरम है, क्योंकि वो एक सेकेंडरी तौर पे चलता है। वो गाड़ी का वो डिब्बा है जो पहले इंजन के साथ लगे हुए डिब्बे चलते हैं, तब पीछे जाना। तो वो मैन्युफैक्चरिंग में जो जान आई है, मेरे हिसाब से ये बहुत ही बढ़िया वो है। इसमें सरकार ने जो लिक्विडिटी प्रदान की, जो प्रावधान किए एसएमईज को लेके, जो अभी स्वागता भी बता रहे थे कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो बहुत ही फैला हुआ है। उसमें छोटे छोटे कारोबार भी है और बड़े से बड़े इंडस्ट्रियल ग्रुप्स भी है। तो नीचे के लेवल से बॉटम अप बेसिस पे जो लिक्विडिटी आई और रिजम्पशन ऑफ एक्टिविटी हुई है, मुझे लगता है कि उसको देखते हुए मैन्युफैक्चरिंग में बढ़त आपको और भी आएगी। पीएलआई आपने अभी तक जोड़ा नहीं, पीएलआई के लगते हुए जो चीजें आगे आएंगी, और फिर उसको लेके रियल एस्टेट में जो इंप्रूवमेंट दिखेगा, वो तो मार्केट बहुत पॉजिटिवली इसको लेगा। तो आई डोंट थिंक इन आंकड़ों से कोई मायूसी आएगी। हाँ, उसमें जैसे आप ब्रेकअप कर रहे हैं, समझना जरूरी है। ये बताता है कि जगह और है ग्रोथ की, और मार्केट को वो चीज पसंद आती है। ये इसी को हम लोग डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं। जो गवर्नमेंट का फाइनल कंजप्शन है वो 21% बढ़ा है, YOY भी बढ़ा है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बहुत अच्छा नंबर है यहाँ पे, वो बढ़िया कह सकते हैं आप। सर्विसेज में लेकिन बहुत अच्छा नंबर नहीं है अभी भी। वो अगर आप साल दर साल देखेंगे तो
नेगेटिव ही बना हुआ है। जफर साहब ये बताइए कि ये जो हम लोग बात कर रहे हैं कि बहुत सारे आंकड़े अभी इसमें कैप्चर नहीं है, ये बात सही है क्योंकि बहुत डिलेड इम्पैक्ट उसका होगा, लेकिन आगे कुछ चैलेंजेस भी खड़े हैं। जैसे बहुत सारी जगहों पे कोरोना फैला है, कुछ कुछ जगहों पे फिर से सख्ती की जा रही है। कोई ऐसी आशंका, कोई ऐसा विचार है सरकार में कि आगे जाते हुए दिक्कत हो सकती है? देखिए, एक बात तो बहुत साफ है कि जो लॉकडाउन का जो होना था वो हो चुका। उसको जो इनिशियल इसलिए ज़रूरी था कि उस वक्त बिल्कुल ये अननोन चीज़ थी कोरोना, हमें उसके बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं थी, दुनिया को जानकारी नहीं थी, कोई आप प्रेसिडेंस नहीं था, कोई आपको गाइडेंस नहीं था, तो उस वक्त लॉकडाउन करना ज़रूरी था, इकोनॉमिक एक्टिविटी बंद करनी ज़रूरी थी। अब मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, बहुत सारी चीज़ें नहीं थी जिसकी वजह से बहुत सारे जाने जा सकते थे। तो हमने उस वक्त प्राथमिकता, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सोच समझ के कि इकोनॉमी में लॉस होगा, हम हो सकता है 1 साल पीछे भी हो जाए, लेकिन हम लोगों की जान बचाएंगे, ये प्राथमिकता की। अब चूंकि मालूम है, सारी चीजें मालूम है, दुनिया को हर चीज मालूम है, देश को, देश के लीडरशिप को मालूम है, और साथ साथ वैक्सीन आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो भी बहुत हाई है। ऐसे में कोई ऐसी चीज नहीं होने जा रही जिससे कि इकोनॉमिक एक्टिविटी बंद हो जाए, लेकिन हमने बल्कि ऐसी कोशिश की है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी चलती रहे और साथ साथ जो सुविधाएं सरकार की तरफ से एक्सपेक्टेड थे, जैसे फॉर इंस्टेंस आपको देखिए होटल, रेस्टोरेंट, एविएशन सेक्टर, अब ये खुल रहा था, अब ये धीरे धीरे खुलने लगा है। तो जाहिर है इसमें कोई उस वक्त जो है, आप देखिए 2-3 इंडस्ट्री के लिए कोई ऐसा पैकेज आया था इंडस्ट्री के लिए, बाकी इंडस्ट्री के लिए कोई ऐसा पैकेज नहीं थे, लेकिन इस तरह की इंडस्ट्री के लिए हो सकता है सरकार बहुत चिंता इन सब इंडस्ट्री के बारे में कर रही है, इसलिए कि जॉब क्रिएशन होता है इसमें, तो हो सकता है कोई कुछ नए पैकेज लेकर आए और इसके लिए खासकर इंडस्ट्री स्पेसिफिक पैकेज लेकर आए, और जिसकी पूरी उम्मीद है मुझे कि जल्दी आएगी, और उससे ये सेक्टर को भी सडनली आपको एकदम पुश मिलेगा जो अभी आपको नहीं दिख रहा है, जो बहुत कम दिख रहा है, इसलिए कि रेस्टोरेंट अभी खुले हैं, मार्च के बाद खुले हैं, अक्टूबर में खुले हैं रेस्टोरेंट, बहुत सारे शहरों में अब अक्टूबर के बाद ही जो है रेस्टोरेंट खुले हैं। तो देखिए, और उसके साथ साथ जहां तक रियल इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें स्टेट सेक्टर में जो है, आप देखिए कि जो डिसीजन सरकार ने लिए है उसका इम्पैक्ट अभी आना बाकी है, प्लस बहुत सारे जगह कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी नहीं शुरू हो रही थी, अब जाके धीरे धीरे शुरू हो रही है। हमने देखा है कि जहां पर हम मुंबई में, चूंकि मुंबई का हूं, मुझे ज्यादा जानकारी वहां की रहती है, तो वहां पर बहुत सारे फ्लैट्स थे। तो पहले लोग क्या कर रहे थे, पहले जितने इन्वेंट्री बचा हो तो उसको बेच रहे हैं, 2% वहां पर स्टैंप ड्यूटी भी लग रहा है, लोग इन्वेंट्री बेच रहे हैं। जाहिर है इन्वेंट्री बेचेंगे तो बिजनेसमैन नए कंस्ट्रक्शन करेगा, नए कंस्ट्रक्शन के लिए भी अब वो सारे इनिशिएटिव ले रहे हैं जो उन्हें पहले करना था, अभी कर रहे हैं। तो ये आप आगे आने वाले दिनों में मुझे तो बहुत पॉजिटिव लग रहा है नीरज भाई, के ये रियल एस्टेट सेक्टर भी अच्छा करेगा, आपका सर्विसेज सेक्टर भी अच्छा करेगा, ये एविएशन सेक्टर भी अच्छा करेगा, जो ये सारे रेस्टोरेंट और आपको नहीं अच्छा लग रहा तक बंद थे, मार्केट में FIIs को भी बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए नवंबर में उन्होंने कितनी खरीदारी कर डाली, क्लोज टू 60,000 करोड़ की खरीदारी नवंबर में कर डाली, उनको तो हम लोगों से पहले अच्छा लगने लगा था। जी अच्छा, स्वागत है आप। उनको मालूम है कि अगर कोई एक ऐसी ग्रोथ कैपिटल कहाँ जाए, हाँ, ग्रोथ कैपिटल वहां पे आएगी। ग्रोथ कैपिटल इंडिया अर्थशास्त्र के हिसाब से जो आंकड़े आपके सामने हैं, आपने देखा अभी। अब इसमें 2-3 चीजें मैं ऐड करता हूं। एक देखिए, क्रूड प्राइसेस फिर से बढ़ने लगे हैं, $50 के आसपास पहुंच गए हैं। महंगाई हमारी, चाहे WPI देखिए, लेकिन आजकल चूंकि CPI को ट्रैक करता है RBI, तो वो भी देखिए, वो भी काफी ऊपर है, उनके टारगेट से बहुत ऊपर है। ये कोई चिंता की वजह होनी चाहिए आने वाली तिमाहियों के लिए? देखिए, एक तो है, हाँ, जो इन्फ्लेशन जो आप कह रहे हैं, CPI इन्फ्लेशन, हेडलाइन भी और कोर भी, फिर कच्चे तेल की दाम भी आप जैसे कह रहे हैं कि $50 के आसपास आ गया है, तो ये सब प्रॉब्लम तो है, मैंने प्रॉब्लम है, बाकी कुछ नहीं। देखिए, हमारे समान जो डेवलपिंग इकोनॉमी है, ग्रोइंग इकोनॉमी है, उसमें थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन होना ही चाहिए, पर्टिकुलरली कोर इन्फ्लेशन। फूड इन्फ्लेशन में प्रॉब्लम होता है क्योंकि जो गरीब लोग होते हैं उनके लिए हाई फूड, ऊंची फूड इन्फ्लेशन उनके लिए खराब होता है, लेकिन जो प्रोडक्शन होता है, जो मैन्युफैक्चरिंग की जो बात हम लोग कर रहे हैं, उसके लिए थोड़ा बहुत कोर इन्फ्लेशन हाई होना पड़ता है। लेकिन एक बड़ा प्रॉब्लम है इसमें कि ये हाई इन्फ्लेशन हमारे जो RBI की जो अगले कुछ दिनों में MPC मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग की जो शेड्यूल्ड है, वो वहां पे कुछ महीनों के लिए एटलीस्ट
और रेट काटने की और कोई संभावना नहीं है, देयर इज नो पॉसिबिलिटी, क्योंकि उनका जो मैंडेट ही ऐसा बना हुआ है। तो वो, और ऐसे भी मैंने रेट काट के अभी बहुत कोई लाभ कुछ होने वाला नहीं है। वो अभी, कहेंगे देखिए पौने सरकार 7 पे तो की होम लोन पहले ही कर दिया, अब कुछ और कितना चाहिए नीचे। वही, वो खाली वो नहीं, मैंने थोड़ा बहुत भी आगे चल के हो सकता है, मेरा अंदाजा नहीं है, लेकिन बहुत जरूरी नहीं है। बट मेरा जो अंदाजा है, जो अब बहुत केयरफुली सोचना होगा कि हमारे समान डेवलपिंग देश के लिए ये 4% जो इन्फ्लेशन बना के, जो टारगेट बना के रखा है, वो अप्रोप्रिएट है या नहीं, ये सोचना पड़ेगा जो नया रिव्यू होने वाला है। क्योंकि एक, यदि हम चाहें कि जो डेवलप्ड कंट्री है उनके 2% इन्फ्लेशन और हमारा 4% इन्फ्लेशन हो, तो ये भी उसके साथ साथ एक करोलरी उसका बन के बैठता है कि उनका जो 2% ग्रोथ रेट है, हमारा ग्रोथ रेट भी 2%, 2+2% 4% जी, वो हमारे लिए ठीक नहीं है। हम लोग का वी नीड टू बी ग्रोइंग बहुत उसके आगे 7% 8% के लिए, तो हम लोग को थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन हमको तो सहना ही ये होगा। सवाल मैं We भी have to जफर जी से tolerate। पूछूंगा, क्योंकि ये आरबीआई कमिश्नर ने कंसल्टेशन हुआ था, उसके बाद ही ये सब तय हुआ था, तो इसका सवाल जफर जी से लेंगे। लेकिन अभय दुबे जी हमारे साथ जुड़ गए कांग्रेस के। अभय दुबे जी, नंबर्स आपने देखे होंगे, मैं अपने आपको फिर से एक बार बता देता हूं कि जो जीडीपी का आंकड़ा आया -7.5% है, जो पिछली तिमाही में क्लोज टू 24% था माइनस में, और अब वो बहुत शार्प रिकवरी के साथ -7.5% रह गया। और बहुत अच्छा आंकड़ा आया है मैन्युफैक्चरिंग का, जो पॉजिटिव हो गया है, सिर्फ क्वार्टर ऑन क्वार्टर नहीं, YoY भी, यानी कि जो गाड़ी चल पड़ी है देश की, जो अर्थशास्त्र या इकोनॉमी के जो चक्का है वो घूम गया है तेजी से अब। तो अब आप लोगों को बहुत शिकायत नहीं होनी चाहिए कि आप लोग इतनी चिंता कर रहे थे, नंबर्स अच्छे दिख रहे हैं और नंबर्स इसी बुनियाद पे दिख रहे हैं कि इकोनॉमी दौड़ रही है अब। हाँ देखिए नीरज जी, पहले तो रिस्पॉन्सिबल कौन था इन नंबर को गिराने के लिए? आप याद कीजिए, शुरू में हमने कहा था कि प्रधानमंत्री जी, आप कोरोना को कंटेन करने की अपेक्षा सिर्फ इकोनॉमी को कंटेन कर रहे हैं, हम हाइड करके बैठे हैं। जिस अनियोजित तरीके से आपने पहले नोटबंदी की, अब देशबंदी की, तालाबंदी, वो ठीक नहीं है देश की सेहत के लिए। मैं बताना चाहता हूं, पहले सबसे पहले आपने जो कोरोना का जिक्र किया था, आप याद कीजिए प्राइम मिनिस्टर ने 23 सितंबर को की थी, उसके 61 डेज के बाद उनकी नींद खुली, जबकि ये बात जून में ही WHO की चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन ने कही थी कि बहुत बड़ी वेव फिर से आने वाली है, वो नवंबर एंड से लेकर फरवरी तक रहेगी। मगर जब 23 सितंबर को प्राइम मिनिस्टर ने इसकी मीटिंग ली थी, तब हम 14 लाख टेस्ट लगभग पर डे कर रहे थे, 14,91,000। और आज जब प्राइम मिनिस्टर ने मीटिंग ली, जब वो 8,40,000 हो गए टेस्ट, तो इसका अर्थ साफ है कि हम दूसरी बहुत दुरावस्था की तरफ फिर से हम बढ़ रहे हैं। इकोनॉमी पर उसका इंपैक्ट आप देखिए, जो आत्मनिर्भर भारत पैकेज 20 लाख करोड़ रुपए का अनाउंस किया था, हमने तब भी कहा था कि ये लोन मेले के अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि डिमांड साइड को एड्रेस नहीं किया, इसमें सप्लाई साइड को प्रधानमंत्री जी ने एड्रेस किया है। और आरबीआई की अभी के सितंबर क्वार्टर की रिपोर्ट देख लीजिए, जो क्रेडिट ग्रोथ है वो काफी गिरी हुई है अपेक्षाकृत। आप सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट देख लीजिए, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशो, उन्होंने कहा कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट पिछले 4 सप्ताह में बहुत बुरी अवस्था में पहुंच गया है। यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट अगर देखेंगे ILO की, तो वो कह रहे हैं हिंदुस्तान में 40 करोड़ लोग नए सिरे से गरीबी रेखा के नीचे धकेल दिए जाएंगे। जो परफॉर्मिंग इंडस्ट्री है उसमें इन परिस्थितियों में टेलीकॉम है, फार्मा है, IT है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि जब अभी डिमांड, स्वाभाविक है त्योहार का समय था तो डिमांड ठीक है, अभय जी जवाब ले लेते हैं इसका। मगर मुझे संदेह ये है कि अभी फिर से, जैसे मैं जिस शहर में बैठा हूं वहां पर सारे बाजार 7:30-8 बजे बंद कराना प्रारंभ कर दिए, रात का कर्फ्यू लगाना स्टार्ट कर दिया इंदौर जैसे शहरों में। तो कई बड़े शहरों में वापिस इस कोविड के कारण ये स्थितियां हुई है, तो जो डिमांड अच्छी हुई है, ऐसा ना हो जी। जफर भाई डर दूर करिए। देखिए, नहीं, मैं बड़े अफसोस के साथ कहना चाहता हूं, आप आसमान से तारे तोड़ के लाइए, कांग्रेस पार्टी को उसमें तारे नहीं, उसमें बोलेंगे सितारे लेके आओ, गैलेक्सी लेके आओ, मतलब कई सितारों को एक साथ लेके आओ। इनकी कोई स्टेटमेंट ऐसी नहीं है जिसमें वो सरकार की बुराई ना करते हो। इनकी मंशा है सिर्फ बुराई से सुनो, अच्छा कुछ भी हो, इनको बुराई करना है। मैं ये कहना चाहता हूं कि पूरी दुनिया को दिख रहा है कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी न सिर्फ पटरी पे नहीं, पटरी पे आके तेजी से दौड़ रही है।
पूरी दुनिया को दिख रहा है। आपने अभी खुद थोड़ी देर पहले कहा कि दुनिया के निवेशक और जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो स्टॉक में पैसा इसलिए डालते हैं जहां उनको लगता है जहां उनके ग्रोथ हो सकता है। आप प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से देखिए तो जितने भी कॉर्पोरेट सेक्टर उसकी प्रॉफिटेबिलिटी है ऑल टाइम हाई है। प्रॉफिटेबिलिटी है कि नहीं जी? आप देखिए सरकार जो उस क्वार्टर में जो क्रेडिट ऑफटेक जो हो रहा है और आगे अपने आपको बताया कि इस 2 महीने में काफी अच्छा क्रेडिट ऑफटेक भी हुआ है। आप देखिए जो यही CMI की रिपोर्ट जो बोल रहे हैं जिसमें आप दिखा रहे थे कि 23-24% अनएम्प्लॉयमेंट रहे थे वो घट के कहां से आ गया जो इससे लॉकडाउन से पहले बेटर सिचुएशन में आ गए। मैं ये कहना चाहता हूं कि सरकार ने इकोनॉमी को पटरी में लाई लोगों की जान बचाते हुए। अब जो अगर छोटी छोटी चीज स्टेट में हर स्टेट में हो रहा है उसको कंटेन करते हुए अगर लोगों को ये पता चल जाए कि भाई आज से 7:30 बजे ही मार्केट बंद हो जाएगा, 8 बजे, तो रात के 11 बजे में अगर जहां आप खाना खाने के लिए जाते हैं इंदौर में वो रात भर खुला रहता है मार्केट, वो रात तो शाम में खा लेंगे भाई, आप भी खा लीजिएगा। थोड़ा तो पॉजिटिव रखिए, इतना नेगेटिव आउटलुक मत रखिए दुबे जी, इसलिए कि आपके नेगेटिविटी जो है दुनिया देखती है, वो आपकी बदनामी होती है। जफर भाई छोटा भाई, मैं दुबे जी रिस्पॉन्ड करें इससे पहले कुछ आंकड़े रख देता हूं। मोटे तौर पे जीडीपी का मतलब ये है कि हम लोग जो लिस्टेड कंपनीज है उनका एबिटा जोड़ लेते हैं, वेजेस जोड़ लेते हैं और टैक्स जोड़ लेते हैं, तो मान लेते हैं कि ये जीडीपी है। Q2 में दूसरी तिमाही का जो अभी रिजल्ट सीजन खत्म हुआ है, एवरेज एबिटा 40% है सर दुबे जी, 40%, बहुत बड़ा नंबर है ये। इसलिए आपको ये रिकवरी यहां पे दिख रही है। इसलिए मैंने अभी शुरुआत में कहा कि सिर्फ नवंबर महीने में, अब तक अभी महीना खत्म भी नहीं हुआ है, 50,000 करोड़ रुपए फाइज ने यहां मार्केट में लगा दिए हैं। तो कुछ देख के सोच के तो लगाए होंगे। इतनी निराशा क्यों है दुबे जी आपको? नहीं, देखिए ये प्रश्न हमारे तो समालोचना करना काम ही है, करनी चाहिए ताकि सरकार रास्ता हम मार्ग प्रशस्त कर सकें सरकार का। ये जो कह रहे थे कोविड क्राइसिस के पहले क्या सीन था, हम और आप डिबेट में थे। हमने उस समय भी कहा था कि ये नोटबंदी के इफेक्ट सब दिख रहे हैं और जो परफॉर्मिंग इकोनॉमी थी गलत तरीके से देश आगे बढ़ रहा है, थोड़ा आगे बढ़िए दुबे जी, लागू किया। और देखिए देश कांटे को आगे एक जगह अटकाइए मत, आगे बढ़िए। मैं कह रहा हूं कि बहुत अच्छी संभावना आज दिखाई दे रही है, लेकिन भविष्य देश बहुत आगे निकल गया। आप लोग और राहुल गांधी जी सब एक ही जगह अटके हुए हैं। 24 मार्च तक आप मेडिकल इक्विपमेंट्स को एक्सपोर्ट कर रहे थे। जब हमने आपसे कहा कि आप इनको एक्सपोर्ट करना बंद कीजिए, भारत में इसकी आवश्यकता है, आप जावड़ेकर जी को सुनिए, उन्होंने कहा कि 8 जनवरी से प्रधानमंत्री जी चिंतित थे और लगातार मीटिंग ले रहे थे कोविड को, यह रिकॉर्ड पर उन्होंने कहा। और आपने कब एक्शन लेना स्टार्ट किया? जब मध्य प्रदेश में सरकार गिरा दी। तो सिर्फ शुद्ध राजनीति करते हैं अभय जी थोड़ा सा बहुत पीछे आप डिबेट ले जा रहे हैं सर। हम लोग फॉरवर्ड लुकिंग डिबेट करें तो बेटर रहेगा। वैसे मैं इस जो कोरोना वाली बार आप दूसरी बार कह रहे हैं, क्या करें इसलिए नहीं, मैं तथ्य के तौर पर रख दूं, फैक्ट्स हमेशा साथ में रहने चाहिए। 12 मार्च को WHO ने ऑफिशियली ये बात कही कि कोरोना की वजह से दिक्कत हो सकती है, 12 मार्च, और उसके बाद भारत एक्ट करके 23 तारीख को शायद उसने लॉकडाउन लगाया। ये पूरी दुनिया में लोग घूम घूम के कहते हैं कि जनवरी से मोदी जी को पता था, नवंबर में पहला केस मिल गया था। लेट्स बी फैक्चुअली करेक्ट सर। 12 मार्च मैंने नहीं कहा, अभय दुबे ने नहीं, प्रकाश जावड़ेकर सर ने कहा। मैं जो कह रहा हूं आप उसको सुनिए, प्रकाश जी ने क्या कहा, किसने क्या कहा, मैं नहीं कह रहा हूं। जब तक WHO ऑफिशियली ये नहीं कहेगा तब तक कोई देश अपने यहां का ट्रांसपोर्ट बंद नहीं करेगा। वो डेट निकाल के देख लीजिएगा, 12 मार्च 2020 को ऑफिशियली WHO के अधिकारी जब चीन से लौट के आए तब उन्होंने कहा कि एक पैंडेमिक है, अब आप अपने अपने देश की चिंता करें। खैर, लेट्स नॉट गेट इनटू द बैक फॉरवर्ड लुकिंग सर। मैं बिल्कुल नहीं, देखिए मैं उस एलिगेशन में जाना ही नहीं चाहता। हाँ, वो छोड़िए ना सर, आगे की 21 मार्च को आपने एयर स्पेस बंद किया। हाँ। उसके पहले 8 मार्च से 21 मार्च तक सुपर रिच लोगों को फॉल्कन 2000 चार्टर से हिंदुस्तान बुलवाया और मजदूरों को 4 घंटे का समय नहीं दिया। मैं उस आरोप में नहीं जाना चाहता, लेकिन आज जो सिचुएशन है, आप जानते हैं ये जो हमारी टेस्टिंग है, मैं इसलिए इस पर अपना फोकस कर रहा हूं, एम्फेसिस है कि आपको आने वाले समय में आज जो हम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कहीं वो हमारी इन गलतियों से हम फिर से ना पिछड़ जाएं। उसका कारण ठीक है, आपकी आशंका वाजिब है, जिससे सतर्क रहेंगे। जफर भाई बहुत ढीले नहीं पड़ेंगे, बीच बीच में ढीले पड़ जाते हैं लोग, तो ये आप आलोचना से सतर्क रहेंगे। लेकिन
प्रचार में दिए हैं। इसको आगे बढ़ाते हैं सर। ये सवाल एक है कि जिस जफर भाई रुकिए, थोड़ा सवाल हो जाने दीजिए, अभी और मेहमान है हमारे पास। कि ये एक आशंका हमने भी आपसे अभी थोड़ी देर पहले जफर से पूछा था कि ये दोबारा जब बहुत सारे केसेस बढ़े कई शहरों में, नाइट कर्फ्यू लगाना पड़ा, तो ये हमें इससे डरना चाहिए कि नहीं डरना चाहिए? डेफिनेटली ये कंसर्न होना चाहिए। दुबे जी की इस सवाल के साथ मैं उनके साथ हूँ कि ये कंसर्न दिमाग में रखना चाहिए। लेकिन सवाल मेरा अब यहाँ से आगे का है, फॉरवर्ड लुकिंग है कि हम बहुत सारे एस्टिमेट को रिवाइज कर रहे हैं। अभी हमने सौगत दादा से पूछा कि क्या हमारे लिए स्पॉइलर हो सकता है, क्योंकि चीज़ें बहुत तेज़ी से बदलती हुई दिख रही हैं। प्रकाश दीवान जी, सेक्टोरली आप देखिए जेपी मॉर्गन अपने एस्टिमेट को रिवाइज कर रहे हैं और बहुत कुछ वो चेंजेस कर रहे हैं, लेकिन क्या ये जो बहुत बड़ा हमको नंबर यहाँ दिखा है पॉजिटिविटी वाला, ये कोई पेंट अप डिमांड की वजह से या बहुत सारे फेस्टिवल्स थे उसकी वजह से सारी एक्टिविटीज़ एकदम से बढ़ गई थी? वैसा तो नहीं है, क्योंकि इससे पहले 10 क्वार्टर तक लगातार जीडीपी नीचे आई थी। पहले प्रकाश दा, उसके बाद फिर सौगत दा से पूछेंगे। नीरज जी आपके पास भी आ रहा हूं जी। नीरज भाई, सिंपल चीज एक बताना चाहूंगा। आप ये जो माइनस अप्रैल से जून वाली तिमाही के नंबर बड़े डरावने थे, माइनस थे, वो लॉकडाउन था, हम समझ रहे हैं, उसको आप भूल जाइए। एक बार मान लीजिए मुझे वो आंकड़ा पता ही नहीं है और मुझे अनुमान लगाना था कि सितंबर एंड तिमाही के आंकड़े कैसे होंगे, तो मेरा अनुमान था -12 से 14% का। आया है उससे काफी कम। तो आप उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, और जो फेस्टिवल के दौर का जो इंप्रूवमेंट है वो तो अभी बाकी है, वो तो आंकड़ों में आना है और मार्केट उसको भांप चुका है। तो मैं आश्चर्य नहीं करूंगा कि ये आपको ट्रेंड, ऑनगोइंग ट्रेंड लगे। और जो रिवेंज बाइंग या जो बोलते हैं लोग वापस निकल के घरों से घूमना शुरू कर देंगे, पर्यटक बन के जा रहे हैं, उड़ रहे हैं, वो सब तो अभी देखा भी नहीं है। तो ये जो कोरोना का वापस से एक प्रभाव शुरू हुआ है, दिवालियों की छुट्टी, फेस्टिवल के उसमें, उसकी वजह से वो थोड़ा उस पर भी एक लगाम लगी हुई है। अभी तो वहां भी बहुत जगह है। तो अगले तिमाही के नंबर, जीडीपी नंबर्स जब आप देखेंगे तो आपको सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी और मैन्युफैक्चरिंग की बढ़त जो आई है वो तो कायम रहेगी, मेरा मानना ये है। बट आपको बाकी सर्विसेज में भी बहुत कुछ दिखेगा, रियलिटी में बहुत कुछ दिखेगा, रियल एस्टेट में इतनी ग्रोथ दिखेगी। तो मुझे नहीं लगता मार्केट इन चीजों से इतना घबरा रहा है। मार्केट की सबसे बड़ी जो चिंता है, आशंका है, वो ये है कि अनसर्टेनिटी आ जाती। कम ग्रोथ हम लोग का अपने उसमें जिसको कहते हैं वी कैन टेक इन अ स्ट्राइड, हम उसको अपना सकते हैं। लेकिन अनसर्टेनिटी जो है वो किसी को अच्छी नहीं लगती, खास करके मार्केट को। और वो मार्केट अगर उसमें ऐसी कोई परिस्थिति बन जाती है, चाहे वो एक सेकंड लॉकडाउन को लेके या सख्ती बरतने की वजह से कुछ और चीजें आ जाती हैं, अनप्रिडिक्टेबल हो जाती है, या वैश्विक जो परिबल है वो नेगेटिव हो जाते हैं या अनसर्टन हो जाते हैं, तब चिंता होगी। बट स्लो ग्रोथ इज नॉट अ क्राइम, अनसर्टेनिटी इज अ प्रॉब्लम। बिल्कुल सही कहा आपने। और देखिए, अब तो बाइडेन जो वहां के प्रेसिडेंट इलेक्ट, वो भी कह रहे हैं कि लॉकडाउन तो नहीं होगा, केवल हम उसको कंटेन करने की कोशिश करेंगे। तो लॉकडाउन की तो खैर आशंका नहीं रखनी चाहिए। और बहुत सारी चीज़ें, वैक्सीन ऑन ट्रैक है, मुझे लगता है 15 दिसंबर के आसपास वैक्सीन आ भी जाएगी, क्योंकि सबके ट्रायल लगभग कंप्लीट हो गए। एक छोटा जवाब नीरज जी आपसे लेता हूँ, उसके मुझे ब्रेक लेना है। बहुत सारी बातें भी हम लोगों ने की, बहुत सारी आशंकाएं की, लेकिन मेरा एक सवाल यह है कि अभी भी जो लाइफलाइन है, ट्रेन्स नहीं चल रही हैं सर ठीक से। देखिए क्या है कि जो अगर आप ट्रेन आप या एरोप्लेन फ्री फ्लो में चला देंगे तो जो कोविड है वो बहुत वाइडली स्प्रेड हो जाएगा। तो अभी क्या है कि जो मूवमेंट है उसको कंटेन किया हुआ है। जो गुड्स की मूवमेंट है उसको तो फ्री फ्लो कर दिया है, बट जो पर्सनल मूवमेंट है, लोगों की मूवमेंट है, उसको भी कंटेन किया हुआ है। तो देखिए गवर्नमेंट के सामने डायलेमा है, उसको इकोनॉमी को भी रिटेन करना है और उसको कोविड को भी ज्यादा बढ़ने नहीं देना। तो अगर आप ट्रेन को भी बढ़ा देंगे और एयर स्पेस को भी खोल देंगे तो फिर क्या है कि कोविड भी बढ़ जाएगा। कोविड बढ़ जाएगा तो फिर आपकी जो इकोनॉमी अभी ट्रैक पे आ रही है वो ट्रैक पे नहीं आएगी। तो गवर्नमेंट को देखो दोनों चीजें स्टेप बाय स्टेप चलनी है। आपको कोविड को भी कंटेन करना है और आपको इकोनॉमी को भी पाथ पे लेकर आना है। तो मेरे हिसाब से अभी थोड़ा सा 1-2 महीने और लगेंगे, तब ट्रेन्स भी खुल जाएंगी और एयर स्पेस भी खुलेगा। तो मेरे हिसाब से 1-2 महीने का अभी और पीरियड है जिसमें सारी इकोनॉमी पूरे फुल फ्लो में खुल जाएगी और हमें उसका इम्पैक्ट अच्छा नजर आएगा 2 या 3 महीने में। ठीक, यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से लौट के आएंगे तो 2-3 सवाल और हैं जो इसी जुड़े हुए। ये सवाल सभी से मैं पूछूंगा। जफर भाई, जो ट्रेन वाला सवाल मैंने इसलिए पूछा था कि देखिए जब तक ट्रांजैक्शन बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ेगा तब तक हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर पाएंगे कि FY21 पॉजिटिव क्लोजिंग देगा। देखिए अभी भी माइनस में ही है। तो क्या सरकार इस बारे में कुछ गंभीरता से सोच रही है, क्योंकि वो ट्रांजैक्शन रुका हुआ है?
और दूसरा ये है कि जो एक आप तीसरे पैकेज की बात कर रहे थे वो भी अब दे ही दीजिए सर, बजट तक इंतजार मत करिएगा कि फरवरी में देंगे एक को, उसके आगे तो फिर नया वित्त वर्ष चालू हो जाएगा। इन सवालों का जवाब लेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। बातचीत हो रही है जीडीपी की, जिसके नंबर्स काफ़ी अच्छे आए हैं, हमारे जो अनुमान थे बाजार के उससे बेटर आए हैं, और मैन्युफैक्चरिंग ने कमाल किया है, वहाँ पे पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिली है। कई सेक्टर भी है जहाँ पे थोड़ी ग्रोथ की और गुंजाइश बनती है, लेकिन कुछ कुछ जगहों पे बहुत सरप्राइजिंग नंबर आए हैं। छोटे छोटे जवाब दीजिएगा, इस बार सेगमेंट में समय कम होता है। एक आंकड़ा सिर्फ आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ जो हम लोग बड़ी चिंता कर रहे थे। शाओमी का आंकड़ा है, ये चाइनीज़ कंपनी है, उसने 45% ज़्यादा सेल की है इस फेस्टिवल सीजन में। ये बहुत बड़ा नंबर है, और 1,90,00,000 डिवाइसेस उसने बेची हैं। ये जो नंबर पूरा उनका निकल के आ रहा है, इसमें बहुत सारे अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन ये दिखाता है कि किस तरीके की डिमांड थी। तो हम लोग बार बार कहते हैं कि पेंटअप डिमांड है या रियल डिमांड है, लेकिन इतना बड़ा नंबर जो YOY बेसिस पे भी आपको दिख रहा है, साल दर साल भी आप कंपेयर करेंगे तो बहुत बड़ा है। और दूसरा स्वागत है आपके पास और सवाल लेकर के, ब्याज दरें जो इस समय है होम लोन की, वो चमत्कारिक तौर पे कम है। मुझे याद है करीब 12-15 साल पहले इतने नीचे शायद रेट रहे होंगे कि 6.75% पे या 6.8% पे होम लोन अवेलेबल है। तो क्या ये फ्यूल करने के लिए आगे ग्रोथ बड़ा आंकड़ा दिखता है आपको? जी हाँ, मैं अपने बैंक से भी बैंक के खुद के खाते में भी यही देख रहे हैं कि मॉर्गेज लोन की डिमांड काफी बढ़ गई। आप जैसे कहा कि ब्याज कम है, स्टैम्प ड्यूटी कम है, डेवलपर्स भी अपने अपने प्राइसेस कमा दिए हैं। तो कुछ और दूसरा एक और बड़ा चीज है कि एक बिहेवियरल चेंज भी आ रहा है कि लोग ज्यादा अपना खुद का घर, ये शायद वर्क फ्रॉम होम हो या कुछ अनसर्टेनिटी की सेफ्टी हो, ये भी चाह रहे हैं। तो मेरा ख्याल है रियल एस्टेट बहुत बड़ा ड्राइवर है। जी, रियल एस्टेट एक बड़े ड्राइवर के तौर पे सामने निकल के आएगा। अभय दुबे जी, कई सारी चीज़ें हम लोगों ने चर्चा की, तो कॉन्फिडेंस बूस्टर हैं ये इकोनॉमी के लिए। ब्याज दरें बहुत सस्ती हैं, जिसकी वजह से रफ्तार मिलने में आसानी होती है। कंजम्पशन की डिमांड, बावजूद इसके कि जफर भाई ने हम लोगों को अभी कुछ पैसे दिए नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हम लोगों ने बहुत बढ़ा दी कंजम्पशन डिमांड। अब हमारी डिमांड है कि और पैसे चाहिए, उसके बावजूद देखिए यहाँ पे बढ़ती हुई दिख रही है। तो ये इस तरफ इशारा करती है कि इससे न सिर्फ ग्रोथ आएगी, जॉब क्रिएशन भी होगा, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में जो आंकड़ा आ रहा है, जो रियल एस्टेट के भी प्रकाश दीवान कह रहे थे कि अगले 3 महीने में आप देखिए क्या धमाल होने वाला है। 11.5 लाख मकान बिके हैं मुंबई में, सिर्फ मुंबई में, मान रीजन में। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। जो इन्वेंटरीज थी जो लोगों के पास बने हुए थे वो बिके होंगे, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है ग्राउंड का, जैसे आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज पॉइंट आउट की थी कि ट्रांसपोर्टेशन उतना फ्रिक्वेंट नहीं है, अब अभी नहीं चल रहे हैं, और लोगों में एक डर भी है। तो जो लेबर्स अपने घरों पर चले गए थे बड़ी संख्या में, वो उतनी संख्या में वापस लौट कर नहीं आए, और एक कॉन्फिडेंस अभी उतना बाजार में नहीं बना है रियल एस्टेट को लेकर खास करके। तो मुझे लगता है कि हम भी होपफुल हैं कि ये आगे बढ़ेगा। लेकिन जो जिस पैकेज का अनाउंसमेंट प्राइम मिनिस्टर ने किया था वो भी बहुत ग्राउंड पर दिखाई नहीं दे रहा है, जैसा अभी आपने खुद ने व्यक्त किया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आगे जाकर ये अच्छा वातावरण होगा और हमारी इकोनॉमी ट्रैक पर आएगी। मगर सरकार से जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो अभी काफी उनको फुलफिल करनी बाकी है। और खासकर मेरा डर जो अभी एक भी वैक्सीन किसी के पास हाथ में नहीं है। हम बहुत बातें कर लें, लेकिन मेरा अनुमान है कि अगले नवंबर तक हमारे देश की ज्यादा आबादी तक हम इस वैक्सीन को पहुंचा नहीं पाएंगे, और सबसे क्रूशियल टाइम जो है वो फरवरी तक का है। फरवरी तक अगर हमने अच्छे से निकाल लिया, बहुत ज्यादा लॉकडाउन की या रिस्ट्रिक्शंस की स्थिति नहीं बनी, इंडस्ट्री को ये फियर नहीं रहा, तो मुझे लगता है कि हम फिर से ट्रैक पर लौट पाएंगे। जी जफर भाई, एक सवाल तो आपसे पूछा कि ट्रेन चलाने के बारे में आप लोग क्या सोच रहे हैं अब? तो वैक्सीन आ गई, चलाइए ना। चीज कहना चाहता हूं। पहले तो आपने अब सुनिए ना, अभी जो चीफ इकोनॉमिस्ट एक्सिस बैंक के कह रहे थे कि कई ड्राइवर के बारे में कह रहे थे, लेकिन मैं पैसेंजर के बारे में बताता हूं। देखिए अभय दुबे जैसे लोग जो है पैसेंजर की तरह है, उनको हर वक्त सर सुविधा चाहिए, लेकिन फिर भी बुराई करते रहेंगे। भाई इकोनॉमी पटरी पे आई है,
तेजी से दौड़ रही है, क्यों है भाई? उसमें जो सपोर्ट की जरूरत है सरकार का कमिटमेंट है। फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है बहुत साफ लफ्जों में, सुन लीजिए, फाइनेंस मिनिस्टर ने बड़े साफ लफ्जों में कहा है कि ये हमारा जो मोमेंटम है वो रुकेगा नहीं, हम सपोर्ट करते रहेंगे इकोनॉमी को। हम चाहते हैं कि ग्रोथ वापस आए, हम चाहते हैं इंडस्ट्री स्पेसिफिक जो रिक्वायरमेंट है वो हम देते रहे। सप्लाई साइड को हमने एड्रेस किया था, हम चाहते हैं कि एक्सपोर्ट बढ़े, हम चाहते हैं कि इंपोर्ट घटे, हम चाहते हैं कि यहाँ पर नौकरियां ज्यादा क्रिएट हो, हम चाहते हैं मैन्युफैक्चरिंग स्पेस में बड़ा मैन्युफैक्चरिंग स्पेस में यहाँ बड़ा निवेश हो और यहाँ से एक्सपोर्ट होके दुनिया के अलग अलग कोने में जाए। हम बहुत सारे मॉडल पे काम कर रहे हैं नीरज जी, सरकार बहुत सारे मॉडल पे काम कर रही है। सरकार का टारगेट है कि ग्लोबल ट्रेड का जो आज 1.878% जो हमारा शेयर है वो कम से कम 4% अगले 1.5-2 साल के अंदर हो जाए। अगर वो 4% हो जाएगा तो करोड़ों नौकरियां क्रिएट हो जाएगी। लेकिन कुछ लोगों को अगर नेगेटिविटी सोचना है तो सोचते रहिए भाई, देश आगे निकल रहा है, आप पीछे रह जाओगे। उबैद दुबे जी, कई साल पहले भी मैंने आपको छोटा जवाब बताया था कि देखिए उसके बाद सरकार जो है, सवाल सरकार पूछता की हूं। नीतियां जी सुनिए, आपके लिए भी महत्वपूर्ण है कि आज आपके शो में नीरज जी आगाह कर रहा है। देखिए ये जो आंकड़ा है इस पेंडेमिक का ये बहुत बड़ा है। इन्होंने क्या किया है कि इनके टेस्टिंग जो है वो 50% से गिरा दिए हैं और बता रहे हैं कि अब कोविड के केसेस कम हो गए, जबकि अरे भाई, बहुत सारे सर सिम्टोमेटिक हैं, तो हॉस्पिटल्स में जगह नहीं है। आप विश्वास रखिए आने वाले 2 महीने में इकोनॉमी का बुरा हाल होगा, क्योंकि ये पेंडेमिक को आपने कंटेन नहीं किया, कंट्रोल नहीं किया। अरे पेसिमिस्ट अप्रोच, मैं इनका जवाब देना चाहता हूं, 1 मिनट जवाब देना चाहता हूं, 1 मिनट जवाब देना चाहता हूं नीरज भाई। मैं इनसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मैं इनके वीडियो निकाल के देखिए, और ऐसे बहुत सारे जो पेसिमिस्ट लोग हैं उनके वीडियो निकाल के देखिए, और इनके भी। उबैद दुबे जी कभी पॉजिटिव बात कहा ही नहीं। मैं कम से कम 100 डिबेट पे रह चुका हूं, लेकिन इन्होंने कहा था कि यहाँ तो 10 करोड़ लोग जो है वो बीमार हो जाएंगे। आज कहाँ 10 करोड़ लोग बीमार है भाई? दुनिया में सबसे अच्छे आंकड़े आपके हैं, देश में है, फिर भी आप देश के प्रधानमंत्री, देश की सरकार को कटघरे पे खड़ा कीजिए। कोई हरज नहीं, हम कटघरे पे खड़े रहते हैं। रुकिए सर, आप लोग फिर नीतियों के बारे में जवाब देना हमारा, मैं उसको आगे लाना चाहता हूं। लेकिन जो चीज सही चल रहा है उसके बारे में आप क्यों बुराई कर रहे हैं? नहीं, जफर इस्लाम जी सुनिए ना सर, दुबे जी थोड़ा शर्म कीजिए। जफर इस्लाम जी सुनिए, मैं आप फॉरवर्ड लुकिंग करते हैं ना हम लोग सर, पीछे जो हो गया उसको फायदा नहीं है। देखिए मैं 3 चीजें लिख के बैठा सामने, इसी बात होगी, लेकिन अब कोरोना पहुंच गए। एक तो वैक्सीन हमारे सामने है, वैक्सीन इन साइट, अब कह रहे हैं कि 15 दिसंबर तक आ जाएगी, और सीरम इंस्टीट्यूट वाले भी कह रहे हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं, और रियल एस्टेट की हम लोगों ने चर्चा कर ली। तीसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ, एक एक करके इसमें जवाब मैं सबसे लूंगा क्योंकि ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। मैं प्रकाश जी शुरू करूंगा, फिर सौगत जी, तब फिर आप लोग जवाब दीजिएगा, नीरज जी। और अभी तक की जो ग्रोथ हमने हासिल की है एडमिनिस्ट्रेड ग्रोथ है, यानी इसमें बहुत सारे बांस बल्ली लगाए गए, इधर उधर से ट्रिक फिट की गई, नेचुरल नहीं है। जब मैंने ट्रेन वाला सवाल पूछा था आपसे तो इसीलिए पूछा था कि इस ग्रोथ को एक नेचुरल फ्लो चाहिए। अभी हम एडमिनिस्ट्रेड ग्रोथ ले रहे हैं जो, उससे हमें कब छुटकारा मिलेगा? प्रकाश जी, बहुत जरूरी है वो। नहीं नीरज भाई, एब्सोल्युटली स्केल अप करना बहुत जरूरी है। आज वर्क फ्रॉम होम को अपना के भी हम लोग ने जो ग्रोथ हासिल की है, ये आंकड़े वो दर्शा रहे हैं। ये मैन्युफैक्चरिंग के आंकड़े वो दर्शा रहे हैं जहां पे कोई मिल के मालिक ने, इंडस्ट्रियलिस्ट ने पूरा प्रोटोकॉल फॉलो करके अपने लेबर को प्रोटेक्ट करके सेफ्टी मेजर्स वो कायम करके काम करवाया है। अब इसको स्केल अप करने का जो मौका है वो अब है। तो ये जो लॉकडाउन नहीं आके भी कुछ अंकुश लग रहे हैं, चाहे वो नाइट कर्फ्यू हो या लोगों को जो, और क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ी सी एक दिक्कत ये भी आती है कि जैसे ढील मिल जाती है, लोग कायदा कानून थोड़ा सा साइड में रख के अपना काम शुरू करने लगते हैं जिस प्रकार से उनको करना है। मनमानी जो होती है वो ज्यादा हो जाती है। तो जो फ्री फ्लो ग्रोथ है नीरज भाई, वो आएगी जब आपके पास नीचे से नीचे का लेवल का, मतलब जो इकोनॉमिक स्ट्राटा का आदमी है, जो लेबर है, वो जो चाहे तो अपना काम पे जा सकता है बिना कोई रोक टोक के, बिना कोई रिस्ट्रिक्शंस के। जी, जिस दिन ये होना शुरू होगा आपको ग्रोथ कायम होती हुई दिखेगी, ये फ्री फ्लो ग्रोथ होगी, और उसको शायद एक आध 2 महीने की जरूरत है, और हो सकता है बजट आते आते वो परिस्थिति भी हमारे यहाँ शुरुआत हो सकती है उसकी। सौगत, आपका जवाब। फ्री फ्लो, मैं भी मानता हूं कि ये बहुत ही ठीक है।
अच्छा बैलेंस चल रहा है, क्योंकि पूरा तो मैंने अभी बहुत लोकलाइज लॉकडाउन्स चल रहे हैं अभी भी, पूरा बहुत ज्यादा अहमदाबाद में कहीं पे कुछ, जयपुर में कुछ, इंदौर में कुछ, ऐसे तो बड़ा लॉकडाउन की कोई ना तो कोई संभावना है, ना डिजायरेबल भी है, अभी वो होना नहीं चाहिए। मेरा खाली अंदाजा है कि सरकार का मेरा एक मांग है, एक रिक्वेस्ट है, ये जो जीएसटीएन डेटा है ये बहुत केयरफुली इसको पकड़ के कि कहाँ पे क्या एक्टिविटी हो रहा है, नहीं हो रहा है, कहाँ पे उसके साथ ये कोविड इन्फेक्शन को मैच करके ये लोकलाइज लॉकडाउन को बिल्कुल स्पेसिफिक बनाना चाहिए, और जहां पे जो डर नहीं है वहां पे धीरे धीरे खोल देना चाहिए। अब फिर उसके बाद ग्रोथ बहुत आगे ये बढ़ेगा, ये मेरा। और सेकंड है दूसरा, कि गवर्नमेंट को उनकी जो स्पेंडिंग है वो अब बढ़नी चाहिए, क्योंकि मैंने ग्रोथ पे कोई धक्का, बहुत सारे अच्छे कंपनी हैं जो जिसके डिमांड के लिए प्रॉब्लम हो गया है, उनको सपोर्ट करना चाहिए कि एक बार ये लॉकडाउन के ये इन्फेक्शंस के पैंडेमिक से निकल जाए, तब उनकी जो बहुत अच्छा बैलेंस शीट बना रखे थे वो खराब नहीं हो जाए और वो मार्केट में। नीरज जी, छोटा सा आपका भी जवाब, उसके बाद फाइनल क्वेश्चन जफर साहब से। देखिए, जैसे क्या होता है कि किसी को अगर फ्रैक्चर हो जाता है तो फ्रैक्चर होने के बाद उसको प्लास्टर लगेगा। प्लास्टर लगने के बाद जैसे प्लास्टर खुलता है तो क्या होता है कि 2 या 3 महीने में इसको फिजियोथेरेपी करने के बाद आदमी फ्री फ्लो में दौड़ने लग जाता है। तो हमारा फ्रैक्चर खुल चुका है, अब हम फिजियोथेरेपी के मोड में हैं, तो 2 या 3 महीने में मेरे हिसाब से हम फ्री फ्लो में आ जाएंगे, क्योंकि देखिए अगले महीने वैक्सीन आ जाएगी और उसको आते आते जो सीरम इंस्टीट्यूट उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा या जो बाकी कैंडिडेट्स भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो मेरे हिसाब से 2 या 3 महीने में एक तो आपकी वैक्सीन आ जाएगी प्लस हर्ड इम्यूनिटी आ जाएगी, तो मेरे हिसाब से 2 या 3 महीने में हम फ्री फ्लो में आ जाएंगे। ये मेरे को आशंका है और मेरे को लगता है कि ये अचीव कर लेंगे। जफर भाई, ये सवाल हमारा है, ये इसका जवाब चाहिए हमें। देखिए, हम जो हमने कहा था कि एडमिनिस्ट्रेड ग्रोथ है, हम लोग अभी किसी तरीके से संभाल के, मदद करके, कुछ करके यहाँ तक ले आए, लेकिन यहाँ के आगे की गाड़ी ये सरकार के लिए भी मुनासिब नहीं है या संभव नहीं है कि आप हमेशा ऐसे ही रिस्ट्रिक्टेड ग्रोथ या एडमिनिस्ट्रेड ग्रोथ लेके चलें। फ्री फ्लो करना पड़ेगा आपको। तो फ्री फ्लो से मेरा सवाल है कि जो बहुत मेन स्ट्रीम की चीज़ें उनको अब आप ओपन अप करिए, उसके लिए व्यवस्था करिए। देखिए नीरज जी, धीरे धीरे सब कुछ खुलता जा रहा है। आज आप देखिए, मैं खुद देख रहा था, आज मैं एयरपोर्ट पे देखता हूँ, एयरपोर्ट पे दुकानें बंद होती थी, लोग नहीं दिखते थे। आज मैं देख रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था कि एयरपोर्ट में भरे हुए लोग, इवन श्रीनगर जैसे एयरपोर्ट पे इतनी बड़ी तादाद में लोग थे कि मुझे यकीन हुआ कि कोई लॉकडाउन का जरा सा भी असर है, जबकि वहाँ टेस्टिंग कराना जरूरी है एयरपोर्ट पे पहुँच के। तो धीरे धीरे सब कुछ खुल रहा है। ये बात जरूरी है कि मेजर तरीके से किया जा रहा है ताकि किसी तरह के खदशा जो मिसहैप नहीं हो, इसका ध्यान रखते हुए किया जा रहा है। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ, बहुत अच्छा किसी ने अभी मिसाल दिया कि प्लास्टर अगर है तो बाद में जो फिजियोथेरेपी, जो सरकार को जो थोड़ा बहुत सपोर्ट करने की जरूरत है वो सरकार करती रहेगी। उसके संकेत भी जो है फाइनेंस मिनिस्टर ने दिए हैं। लेकिन अब इकोनॉमी पटरी पे आ गई है, दौड़ रही है, उस पे दौड़ने के लिए जो भी सुविधाएं देनी होंगी करेंगे। और वैक्सीन आ जाएगा तो जिस तरह जनधन अकाउंट, जैसे एक मिनट, जनधन अकाउंट को एक गांव तक जाके खुलवा दिया, वैक्सीन तो बहुत आसानी से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और घर घर तक पहुंचाने का काम करेंगे ताकि ये डर जो है लोगों का और भय खत्म हो। और साथ साथ ये बताइए, ये वैक्सीन का खर्चा आप लोग उठाएंगे क्या? कल एक ऐसी खबर चलती हुई मैंने देखी थी कि सरकार इसका खर्चा उठा सकती है, बजट में व्यवस्था कर सकती है। हाँ या ना जवाब दीजिए सर, छोटा सा एकदम। बहुत लोग सवाल उठा रहे हैं कि वैक्सीन का खर्चा बस एकदम छोटा सा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, सारे मुख्यमंत्रियों से बात भी करेंगे, कुछ लोगों से किया भी है, और कहा सही समय पे इसके बारे में औपचारिक तौर से आप इसकी घोषणा भी, जो इस वैक्सीन से रिलेटेड 30 सेकंड अभय जी के लिए। अब इसमें क्या घोषणा है कि मुझे मालूम नहीं। 30 सेकंड। ये तो बिहार के इलेक्शन में अनाउंस कर चुके थे, वहां चुनाव हो गया, उसके बाद प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम उसकी कीमत का मूल्यांकन करेंगे। मैं आग्रह करना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी, आपके राजनीतिक कार्यक्रमों पे लगाम लगाइए। 1000 2,000 लोग कल भी दिवाली मिलन समारोह के नाम पर बगैर मास्क के हैं। इंडस्ट्री को और बाजार को तो बंद करा देते हैं, लेकिन आपके राजनीतिक कार्यक्रमों में वो मैसेज नहीं जाता है। बहुत बड़े कैंपेन की आवश्यकता है ताकि हम अपनी इकोनॉमी को पूरी तरह जी अब ग्रोथ हो। एकदम समय समाप्त हो रहा, मैं विदा लेना चाहूंगा आपको। ये बात तो तय है कि अब बहुत लोगों की जिम्मेदारी है कि आप इस माहौल को खराब ना करें,
मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग करें, अपनी केयर करें, क्योंकि सब कुछ सब सरकार के भरोसे नहीं छोड़ सकते। और जो वैक्सीन वाली बात आप दबे छुपे कह रहे हैं ना सर, मैं खुल के कह रहा हूँ, ये सरकार लगाएगी, फ्री में लगाएगी, 1 रुपया किसी को नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है ना कि आप छोड़ नहीं सकते हैं। तो इसलिए वो किसी की भी सरकार हो, सरकार ही लगाएगी, फ्री में लगाएगी, उसका खर्चा आपको उठाना पड़ेगा, तो चाहे जिसकी सर, चाहे राज्यों से बात करें या केंद्र खुद उठाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, और उम्मीद करते हैं कि Q3 की चर्चा करने के लिए जब हम बैठेंगे इसी आंकड़े पर GDP के, तो पॉजिटिव आंकड़ा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, देखते रहिए CNBC।